हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम ज्योग्राफी के बारे में क्लास 10 के डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी है, ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे विद डिटेल्स एंड नोट्स भी होगी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज़ भी लाएंगे, इसी टॉपिक से मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगी। तो इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी थ्योरेटिकल सेक्शन भी क्लियर हो जाएगी और इससे रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, जो कि अब एग्ज़ाम्स में नेसेसरी हो गया है। तो इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन आवर नेचर, और मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, फिर लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, फिर मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे, मीन्स डिटेल से देखेंगे। टाइप्स ऑफ इरोजन क्या है, इनको भी हम देखेंगे, एंड सॉइल एंड इट्स टाइप, क्या कौन कौन सी सॉइल होती है और उसकी यूजेस कौन कौन सी है, तो इन सब के बारे में। फिर हम ज्योग्राफिकल भी देखेंगे कि मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इन इंडिया, मैप के थ्रू देखिए आप कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पे है, इंडियन मैप पे आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको टोटल ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कलर सेक्शन से, तो जिसको आप देख के आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपके सारे डाउट इसी एक वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स. It should be technological accessible, economical feasible, and culturally acceptable. Only then it can be termed as a resource. Examples: mineral, forest, fossils, fuel, etc. जो हमारा नेचर है, हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, यूज़ की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो कि आर्थिक रूप से भी हो सकती है और सांस्कृतिक रूप से भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ रिसोर्सेज के थ्रू ही पॉसिबल है। इसमें आपके कौन कौन से मिनरल्स हो जाएंगे, फॉरेस्ट, फॉसिल्स, फ्यूल, एक्सेट्रा। फिर देखिए रिसोर्सेज में भी टू टाइप से, एक नेचर के द्वारा हमें मिला हुआ है और एक मैन मेड है, मीन्स ह्यूमन बीइंग के थ्रू क्रिएटेड है। तो नेचुरल के थ्रू क्या होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्लो, मीन्स बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर नॉन रिन्यूएबल, रिसाइकेलेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। फिर ह्यूमन के थ्रू देखेंगे स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चार्ट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया। एंड अबायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दैट मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती, वो हो जाता है हमारा वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट। तो ये हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दैट मीन्स नवीकरणीय एंड अनवीकरणीय रिसोर्सेज, मतलब जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं और जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें आपका क्या हो जाता है, सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड वाइंड। दिस इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैसेस। कई बार आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में दे देता है कि इनमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी है और सोर्सेज हैं रिसोर्सेज के, और कौन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो इसके थ्रू आपको एग्जांपल्स में भी याद रहेगा कि विच वन इज़ रिन्यूएबल एंड विच वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे है। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल, में दैट मीन्स पर्सनल। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, नेक्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इंडिविजुअल में एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्लॉट्स ऑफ लैंड, हाउसेस, एंड कम्युनिटी में पब्लिक पार्क्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स,
नेशनल में रोड्स, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एंड इंटरनेशनल में फिशनरीज इन इंटरनेशनल वाटर्स, मिनरल्स इन एंटार्क्टिका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में आएंगे। और आपका जो टर्म चेंज हो चुका है, जिसमें आपका पेपर एक ऑब्जेक्टिव सीरीज होना है, दिस मीन्स मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन से इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्लियर रहेगा आपको और ये लर्न भी हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स भी देखेंगे कि हम इसके यूजेस कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। इसमें हो जाता है पोटेंशियल, डेवलपमेंट, रिजर्व एंड स्टॉक। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ स्टेज डेवलपमेंट है। अब हम पढ़ते हैं बायोटिक रिसोर्सेज क्या है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लिए थे, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, दे हैव लाइफ और लिविंग रिसोर्सेज। वैसे संसाधन जैव संसाधन होते हैं जो जैवमंडल में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, फिशनरीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और फिर इसी में नेक्स्ट वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अजैव संसाधन क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्स इंक्लूड आर नॉन लिविंग थिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। इसमें आपका वाइंड, वाटर, मेटल, स्टोन, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रॉक्स। फिर है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोडक्ट बाई फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। जिस भी संसाधन को या रिसोर्स को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, कैसे? फिजिकली, भौतिकी, केमिकल, रासायनिक, या मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से प्रोसेस करके हम बार बार क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है आपके? जैसे कि हमें पता था रिन्यूएबल में बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते। दिस रिसोर्स विच वॉन्स गेट एक्सिक्यूटेड कैन नॉट बी रीमेड, they take a long geological period of time, millions of year in their formation। तो इन जो संसाधन होते हैं इन्हें हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, पुनः क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल, आप जान ही रहे हो, इनकी मतलब क्रिएशन में क्या होता है ना, मिनरल्स ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए हम इनको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम नेक्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे हमने एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, अब ये ऑनरशिप के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज देखिए। हमने बोला था इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसमें क्या होगा? ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल ओन लैंड, हाउस। कम्युनिटी में ओन रिसोर्सेज में हो जाएगा रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि स्कूल में सभी बच्चे जाते हैं, वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता है, तो उसका यूज़ क्या हो रहा है? पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पर क्या वो कैसा रिसोर्स हो गया? ये कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, प्ले ग्राउंड, ठीक है, पॉन्ड हो गया आपका। फिर है नेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन, जिसका कंट्रोल नेशन के थ्रू होता है और ये नेशन के थ्रू ही रिलेटेड भी होते हैं। इनका जो ऑनरशिप होता है वो एक नेशन के पास ही होता है, ऑनरशिप इनका नेशन के पास ही होता है, इसलिए नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज। इस रिसोर्स को कोई भी एक कंट्री इंडिविजुअल यूटिलाइज नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या होता है? एक मतलब बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं वो मिल के इंटरनेशनल लेवल पे वो इन पे कंट्रोलिंग करने का कार्य करती हैं। इसमें हम एग्जांपल देख लो, ओशनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स, ठीक है। किसी भी जो देश की तट रेखा होती है वो 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है, और उसके आगे की जो समुद्री क्षेत्र होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आ जाता है, दैट मीन्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज की लेवल में आ जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट नॉट इन यूज
वो रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो फाउंड तो है रीजन में, बट उनका कोई भी यूज़ प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है। जैसे कि सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड वाइंड एनर्जी इन गुजरात, ये वहाँ के रीजन में तो अवेलेबल है, बट कुछ कंडीशन की वजह से हम इनको प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। resources which are found in an area but not have been utilized however due to lack of requirement. For example, Rajasthan and Gujarat has enough potential to produce solar energy due to cloudless sky and more temperature. तो ये हमारा हो गया potential resources. फिर stock resources, resources available but do not have appropriate technology to access, lack of technological know how to use hydrogen and oxygen as source of energy. तो ये हमारा क्या हो गया, stock मतलब रिसोर्सेस हो गया। ये क्या है कि हमारे पास जो ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ये होता है कि जब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की ज़रूरतों को अनदेखी ना हो, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर देखिए आप लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फ्यूचर इन इंडिया क्या है। प्लेन्स जो है हमारे पास 43% है, माउंटेन्स 30% है एंड प्लेटूज 27% है। तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन कर दें 100% में तो 40 and 30 73 और 20 90, ठीक है, 70 29 और ये 100% में प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटूज के बारे में है। फिर लेकिन लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है इस तरह से। किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये मतलब मेन है कि कंटिन्यूअसली यूज़ हो रही है लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। और इंडिया में देख लीजिए जो 43% है वो भू क्षेत्र मैदान है, जो कि मतलब कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक होता है। और 30% जो हमारा हिस्सा है वो उस पर क्या है, माउंटेन्स वगैरह। इसमें क्या होता है, मतलब 12 मंथ्स ऑफ ईयर जो नदियाँ वदियाँ हैं वो सब क्या होती हैं, टोटल इसमें कंटिन्यूअसली इनका प्रभाव होता है। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब डेवलप करते हैं और ये पैटर्न विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थिति देते हैं और बायोस्फीयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड 27% जो इसका है वो क्या है, प्लेन्स है हमारा। प्लेन्स 43 हो गया, माउंटेन्स 30, अब प्लेटूज 27% हो गया। तो जैसे जो हमारे ये है फिजिकल मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, planting of shelters, belts of plants, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, control of mining activities, avoid over irrigation and overuse fertilization and pesticides। अब डिग्रेडेशन को हम मतलब कई तरीके से मतलब इनको यूज़ कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल है, मतलब भूमि जो है हमारा एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसमें ही हम क्या करते हैं, खेती भी करते हैं और कई जीवों का एक आवास भी होता है ये। तो इसमें हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कई चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सॉइल इरोजन देखिए क्या होता है, द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन सॉइल इरोजन। रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन इंक्लूड क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को वो क्या कर रहा है, जंगलों को काटता जा रहा है और शहर को बसाता जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन हो रही है, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फैनिंग एक्सेट्रा। फिर नेचुरल फोर्स लाइक वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर फ्लो, ये सब क्या हो रही है, सॉइल इरोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इरोजन बाई वाटर भी होता है, इरोजन बाई वाइंड होता है, फिर अर्थ वर्म्स होते हैं, प्लांट रूट्स, बैक्टीरिया, न्यूमेट्रिकल एंड अदर फंगस,
ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर टाइप्स ऑफ इरोजन है, देखिए splash sheet gully region. The running water cuts through the cleavage soils and makes deep channels known as gullies. This make and the land bad land, and in the Chambal basin such land is known as ravine. ये हो जाती है आपकी कौन सी, ग्यूली इरोजन जब होती है तो इसे हम ग्यूली इरोजन बोलते हैं। Next is seat erosion. When top soil over large area in washed away, it is known as seat erosion. अब जब large area washed हो रहा है, when top से soil हो रही है तो इसे seat erosion. Methods to prevent soil erosion in hilly area: plugging along the contour lines, contour plugging, टेरेस कल्टिवेशन, स्ट्रिप फॉर्मिंग एंड शेल्टर बेड्स। जब हम प्लगिंग के जो तरीके हैं अलोंग द कंट्यूर लाइंस में कर दें, कंट्यूर प्लगिंग करें, टेरेस कल्टिवेशन, स्ट्रिप फॉर्मिंग एंड शेल्टर बेड। अब देखिए सॉइल एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉइल, तो हमने डिस्कस कर लिया। हम इसके टाइप्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या होते हैं। और फिज़िकल मतलब भौतिक कारक भी हैं जो कि सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फिज़िकल, एनवायरनमेंट एंड टाइप्स ऑफ। और ह्यूमन जो इफ़ेक्ट करता है वो क्या, जो हमारी जनसंख्या है टोटल, फिर घनत्व है, हमारी कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, फिर हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ भी है, इस तरह से भी हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल क्या होता है हमारा? Alluvial soil, entire northern plains are made of alluvial soil. जो northern plains हैं वो alluvial soils हैं, also found in the eastern coastal plains। और ये कहाँ पे भी हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, particularly in the deltas of the महानदी, the गोदावरी and the कृष्णा and the कावेरी rivers. Fertile soil therefore fit for agriculture purpose. Region of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated, rich in potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of surgrains, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. ये alluvial soils की क्वालिटी भी ये बहुत अच्छी soils होती है alluvial soil, जिसका कि मतलब हम यूज़ देखिए इस प्रकार से करते हैं कि ये मतलब कि आपकी कल्टीवेशन में हो गया, और ये डेल्टास एरियाज़ में होती है, जैसे महानदी एंड गोदावरी का जो डेल्टाज एंड कृष्णा एंड द कावेरी रिवर का, ये फर्टाइल सॉइल होती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एंड अलुवियल सॉइल्स जो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड डेंसल पॉपुलेटेड होती है, रिच इन पोटास होता है, इसमें फॉस्फेरिक एसिड होती है, लाइम भी होती है, और ये इसी के थ्रू आइडियल ग्रोथ भी होता है किसका, शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल, पल्स एंड क्रॉप्स। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल हमारा क्या होता है? अब बताइए अलुवियल सॉइल की क्वालिटी क्या है, अलुवियल सॉइल का हम यूज़ कैसे करते हैं। अब अलुवियल सॉइल के बारे में अब हमें डिटेल्स बताइएगा कि ये कहाँ मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसकी जो मतलब जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर भी होता है यहाँ पे, इसलिए डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या की घनत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनमें जो मतलब बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है, रिच इनमें पोटास फॉस्फोरिक जो एसिड होता है, ये क्या शुगर केन, गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं, रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। ये आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसे हम काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। फाउंड ऑन द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, ये मृदा जो है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर में पाई जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, और गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में भी पाई जाती हैं। मेड ऑफ फॉर एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, वेल नोन फॉर द दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये जो मृदा है ना बहुत महीन कड़ो अर्थात मृतिका से बनी है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
फिर हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखेंगे। लाल और पीली मृदा क्या होती है? रेड एंड येलो सॉइल, ये फाउंड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये जो रेड एंड येलो सॉइल्स हैं ये कहाँ, ये साउथर्न पार्ट्स में डेक्कन प्लेटू मतलब कि पूर्वी और दक्षिणी ईस्टर्न एंड साउथर्न हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित होती हैं। आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द Piedmont zone of the Western Ghats develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। अब ये क्या है कि इसके कुछ भाग जो है ना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पे पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। इनमें लाल जो रंग दवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो आयरन होता है उसके प्रसार के कारण से होता है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामरिक रॉक्स की वजह से होता है डिफ्यूजन इनका। फिर लैटेराइट सॉइल्स क्या होती है? ये जो होती है ये एक डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान एंड हैवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा के क्षेत्रों में मतलब डेवलप होती है। ये जो फाउंड होती हैं ये कहाँ पे? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये जो सूटेबल हैं ये खाद्य और रासायनिक उर्वरक डाल के ही इनको यूज़ किया जा सकता है। इन्हें कल्टीवेशन विद एडिक्यूड्स डज द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डेस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों के अपघटित होने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये इंडिया मैप है और यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा बे ऑफ बंगाल और ये दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी। आपको पता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र जो है हमारा चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और ये हमारा क्या है? मैदानी भाग है हमारा। तो जो सॉइल्स हैं इनमें देखिए एरिड सॉइल्स के बारे में कलर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं इंडियन के मैप में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ विच इन एरिया आप बाई मैप देख के अपना क्लियर कर लेंगे। एरिड सॉइल क्या होती है? एरिड सॉइल जो होती है फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये मरुस्थलीय मृदा होती है। ये जो है मेन रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेबल। इसको सही तरीके से देखभाल करके हम एग्रीकल्चर के यूज़ में कर सकते हैं। लैक्स ह्यूमन्स एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक एवापोरेशन फास्टर, salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water। ठीक है, यहाँ की जो शुष्क जलवायु होती है और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा होती है और यहाँ पे नमक की मात्रा भी जो है ना वो बहुत अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जो जल होता है वो वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। स्टिल इन द लोअर पार्ट्स इन द वैली पर्टिकुलर ऑन द रिच टेरेस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। तो फ्रेंड्स अगर हमारी जो एरिड सॉइल हमने देख लिया, सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवेपरिंग द वाटर। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल्स। अब हम नेक्स्ट देते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? वन मृदा जो है हमारा फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन्स एरिया विच वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट और अवेलेबल। ये जो होती है आमतौर पे हिली एरिया, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध होते हैं। फीचर्स डिफर्ड बेस्ड ऑन लोकेशन, और इनका जो मतलब फीचर से अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्सस ग्रेन इन द अपर स्लॉप, सिल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलर ऑन द रिवर टेरेस एंड एलिवियल फैंस आर फर्टाइल। जो इनके नदी घाटियों के निचले क्षेत्र होते हैं विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंख और आदि में ये मृदा उपजाऊ भी होती है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली और इसको हमने अपना सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ इरोजन क्या है सारी चीज़ें वन बाय वन हमने पढ़ ली कि सॉइल इरोजन कैसे होता है और इसको मतलब हम मेजर्स ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन को, ग्रेजिंग ऑफ कंट्रोल ओवर लिंग, वनोन्मूलन, सघन खेती, पशुचारण जो है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डर्न, ग्रोइंग थर्मी बुसेस, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, एवॉइड ओवर इरीगेशन एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड।
तो ये सारी चीज़ें जो है इसको हम कंट्रोल करके मेजर्स कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को। तो ये है लैंड डिग्रेडेशन के इमेज। बाकी कंट्रोलिंग प्लेन्स कितने, माउंटेन्स कितने, प्लेटूज कितने कवर है, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।